बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और चैंपियन ट्रॉफी जितनी करीब आ रही है उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड्स के मामलात पे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान पे खास नज़र है जो इस वक्त मोहम्मद रिजवान को सौंपी गई है। तो सब कुछ रहा है और मोहसिन नकवी साहब कराची के दौरे पे हैं और आज ही सुबह उन्होंने जो है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची का दौरा किया और तमाम ही ग्राउंड्स के हवाले से उन्होंने जो है वहाँ ग्राउंड का जायज़ा लेते हुए बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग में ये कहा कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और दिन रात काम कराकर जो है चैंपियन ट्रॉफी से कबल इस ग्राउंड को तामीर किया जाए। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जनूबी यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए रवाना हो गई है। मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत कर रहे हैं और साथ साथ कुछ प्लेयर्स पहले चले गए और कुछ अब बाद में जा रहे हैं और फिर कायद आज़म ट्रॉफी से उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले बहुत से प्लेयर्स जिम्बाब्वे के टूर्स में भी शामिल हैं, तो वो भी अपने जो है इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं वक्त का कि जल्दी से वक्त कटे और जिम्बाब्वे के दौरे में उन्हें शामिल जो किया गया है वो दौरे पर जाए। तो चलें सारी सूरत पे अपने शो पे बात करेंगे और साथ साथ आज हमारे साथ एक दफा फिर है हमेशा की तरह जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब से ही शुरुआत करते हैं। और जावेद साहब है सबसे बड़ा इशू हमारे पास है चैंपियन ट्रॉफी का और बहुत से अब इश्यूज में सबसे बड़ा मसला है इंडिया की टीम का। और इंडिया की टीम ऐसा लगता है कि अब हाँ ना की सूरत हाल से बाहर निकल कर आ गई है और अब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी, लेकिन सिर्फ मैचेस खेलेगी और उसके बाद फौरन रवाना हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा कि हमारे यहाँ चैम्पियन ट्रॉफी जो होने जा रही है सबसे अहम हमारे लिए यही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है आए बगाए जो है कभी एक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नज़र आते हैं, कभी नेशनल बैंक अरीना कराची में नज़र आ रहे हैं, तो मकसद वो तो तंगदही से अपने काम को जारी और सारी रखे हुए हैं और आकर जो वहाँ काम चल रहा है उसको भी देख रहे हैं कि 15 दिसंबर तक वो ये सारा काम जो है कंप्लीट कर रहे हैं। रही बात इंडिया की, तो जब तक इंडिया की तरफ से बिल्कुल एक अच्छा सा जवाब नहीं आ जाता, अभी भी गो मगो की कैफियत है क्योंकि इंडिया ने अभी कंफर्म नहीं किया कि आया कि हम मैचेस खेलकर जो है पाकिस्तान में क़याम करेंगे। जिस तरीके से मुख्तलिफ़ ज़राए से हमें ये ख़बरें मिल रही हैं कि इंडिया ये चाहता है कि लाहौर में उनके मैचेस हों, मैच खेल के और फिर वो जो वाघा क्रॉस करके फिर अपने मुल्क चले जाएं। इस तरीके का होता नहीं है। इंटरनेशनल इवेंट है और ये आईसीसी का इवेंट है, कोई पाकिस्तान का इवेंट नहीं है क्योंकि आईसीसी ने हमें दिया है और उसकी ज़िम्मेदार भी आईसीसी ही होगी। और अब आईसीसी के चेयरमैन भी आपको पता है कि इंडिया के ही जैसा हैं। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़र में यह है कि इंडिया को जो है अब खेलों की तरफ वापस आना चाहिए। और पड़ोस हमेशा पड़ोस ही रहते, पड़ोस कभी चेंज नहीं होते। और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है किसी भी मुल्क का कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन यह है कि खेलों के हवाले से कभी भी पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम टीम नहीं भेज रहे हैं या हालात ऐसे हैं या ऐसे हैं। वो हर मुल्क का एक इंटीरियर मामला होता है, इंटरनल मामला होता है। तो यह है कि इंडिया की टीम को जो है अब ऐलान कर देना चाहिए कि वो पाकिस्तान का टूर करेगी। जैसे तमाम इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं तो इंडिया को भी ऐलान कर देना चाहिए और चैम्पियन ट्रॉफी जो है इसका जो मज़ा है दोबारा होना शुरू हो जाएगा और लोगों का इंतज़ार और तजस्सुस बढ़ जाएगा कि कब चैम्पियन ट्रॉफी शुरू होती है और दुनिया भर की इंटरनेशनल टीमों के हम मेज़बान होंगे। चलें दुनिया भर की इंटरनेशनल टीमों के हम मेज़बान होंगे, लेकिन साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-1 से जीती तो पाकिस्तान के बैटर्स और बॉलर्स की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी बेहतरी आ गई है। और आज ही जो पाकिस्तान ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पाकिस्तान की टीम खिलाड़ियों के हवाले से आई है वो इस वक्त 20वें नंबर से 7वें नंबर पर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है सऊद शकील आ गए हैं। उसके साथ साथ नोमान साजिद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, साजिद है टॉप 10 में बॉलर में शामिल हो गए। तो अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान के बैटर्स और बॉलर ने कारकर्दगी दिखाई और टेस्ट रैंकिंग भी अच्छी होती हुई पाकिस्तान की दिखाई दी और फिर पाकिस्तान एक वक्त में 9वें नंबर पर पहुंच गया था। फिर पाकिस्तान की अच्छी रैंकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब 2 टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने अगर कामयाबी हासिल कर ली है तो फिर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के फाइनल की दौड़ में पाकिस्तानी टीम सरी फहरिस्त होती हुई दिखाई देगी। रैंकिंग के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं।
जहाँ तक पाकिस्तान के जहाँ कारकर्दगी अच्छी रही है टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, आखिरी 2 टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। फिर पाकिस्तानी टीम की जो बैटर्स और बॉलर्स की कारकर्दगी हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त रही, और रैंकिंग भी अब आईसीसी में बड़ी अच्छी हो गई है पाकिस्तानी बॉलर्स और बैटर्स की। लेकिन गो के अभी यहाँ पर बाबर आजम की रैंकिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन टेस्ट के बाद हमने देखा कि मुतअद्दिद टेस्ट में वो रन नहीं किए, फिर 18वें नंबर पे पहुंच गए, 19वें नंबर पे थे, अब 18वें नंबर पे एक दर्जा ऊपर आए हैं वो। आप समझते हैं कि हमारे बैटर्स अब आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर आ रहे हैं टेस्ट रैंकिंग में? जी, जिस तरीके से हालिया इंग्लैंड की सीरीज़ में जो हमारे बैट्समैनों ने जो जैसे ख़ासकर जैसे सऊद शकील है, उसके बाद पहली दफ़ा जो है वो टॉप 10 में 7वें नंबर पर आ गए हैं। और इसी तरह बॉलर्स में अगर देखें तो टॉप 10 में हमारे नोमान अली जो है वो 9वें नंबर पर आ गए हैं। तो ये बड़ी खुशाइंदा बात है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर जो है हमेशा से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग हो, वनडे हो, टी20 हो, वो टॉप 10 में लाजमी 1 से 2 प्लेयर हमारे होते हैं। लेकिन ये भी बड़ी खुशी की बात है कि सऊद शकील ने जो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी इनिंग्स खेली और 134 रन की इनिंग्स खेली और अपना टेम्परामेंट शो किया विकेट पर आकर, तो देखें अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला आपको मिलता है। जिस तरीके से सऊद शकील देख लें कहाँ रैंक कर रहे थे और फ़ौरन से वो 7वें नंबर पर आ गए, और इंशाल्लाह आगे 2 टेस्ट सीरीज और भी हैं। और फिर सबसे ज़्यादा खुशी की बात है बॉलर्स में जो है, अगर शहनशाह अफरीदी नीचे चला गया है तो हमारे स्पिनर नोमान अली जो है वो आ गए हैं 9वें नंबर पर। और इसी तरीके से जो 2 सीरीज आ रही हैं उसमें भी हमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी बिल्कुल आउट नहीं हुए, क्योंकि हमारी टीम की टेस्ट रैंकिंग में आपको पता 9वें नंबर पर थी और अब माशाल्लाह से 5वें नंबर पर पाकिस्तानी टीम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट की टेस्ट रैंकिंग में आ गई है। तो इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि ये जो 2 सीरीज और टेस्ट होने वाली है, अगर पाकिस्तान ने जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ कमबैक किया और इसी तसलसल को अगर कायम रखते हैं तो कोई बाइद नहीं कि हम भी जो है ये इंटरनेशनल टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के वो पॉइंट हासिल कर लेंगे, हम भी फाइनल खेल सकते हैं। हम इस दौर से हरगिज बाहर नहीं हुए। चले हरगिज बाहर नहीं हुए, टेस्ट रैंकिंग के फाइनल्स है, लेकिन साथ साथ एक ऐसे फील्डर्स की मैं ज़रूर बात करूंगा जो इस वक्त पाकिस्तान है क्रिकेट टीम की फील्डिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। 2018 में भी वो पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक थे। फिर पाकिस्तान अंडर 19 पाकिस्तान शाहीन की तरफ से वो बड़ी ज़बरदस्त है फील्डिंग कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, और अब ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के दौरे में, और फिर लास्ट हमने देखा कि जहां पर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेल रहा था फील्डिंग कोच की हैसियत से वो काम कर रहे थे, और उन्हें बाकायदा तौर पर जो टेस्ट टीम के हमारे पास है जो हेड कोच है गिलेप्सी, उन्होंने उनकी सिफारिश पर रखा गया है। मैं मोहम्मद मसरूर की बात कर रहा हूँ, कराची का एक ऐसा नौजवान जिसने पाकिस्तान के फील्डर्स के अंदर जान डाल दी है। और जावेद इकबाल भट्टी से ज़रूर ये पूछूंगा कि जावेद साहब मोहम्मद मसरूर के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से मसरूर भाई को जो है आपने कोचिंग के लिए जिस तरह अंडर 19 की वो करते रहे हैं और उससे पहले जो अंडर 16 अंडर 17 सबकी कोचिंग कर सकते हैं, और बिल्कुल मसरूर भाई जिस तरीके से कोचिंग करते हैं उनके नीचे उनके ज़ेर साया जो भी प्लेयर्स आता है उसमें बैटिंग बॉलिंग के अलावा फील्डिंग की जो स्किल्स होती है ना वो हमेशा से स्पेशल होती हैं। अभी देखें हमारी जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी मसरूर भाई थे, और अब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर में भी टीम के साथ है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है जो ग्रास रूट लेवल पे जो मसरूर भाई कोचिंग कर रहे थे और जिस तरीके से प्लेयर्स तैयार कर रहे थे तो उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल किया है, और पहली दफ़ा मेरिट पे जो है मसरूर भाई को नेशनल टीम के साथ मुंसलिक किया है। तो ये ना सिर्फ कराची के लिए पूरे पाकिस्तान के जो कोचिज जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक पैगाम है कि अगर आप मेहनत जारी रखें, जिस तरीके से आप प्लेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उसका सिला जो है आपको रिगार्ड के तौर पे दिया जा रहा है कि आप नेशनल टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में भी साथ होंगे। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में भी वो टीम के साथ मौजूद होंगे, और इसी हवाले से हम मजीद और बात भी करेंगे अपने शो के अंदर। और अब हारून नासिर साहब ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, वेटरन क्रिकेटर हैं और बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और ख़ासकर ये यूके में मौजूद है। हारून नासिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ वीनस स्पोर्ट्स में, और बात हम कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है वनडे के लिए, और फिर जिम्बाब्वे के दौरे पे जाना है। टीम रवाना हो गई है, कैप्टन नए जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान वो कहते हैं कि हम हमेशा तो पाकिस्तान की कारकर्दगी ऑस्ट्रेलिया में कोई खास नहीं रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि यंग टीम के साथ हम सीरीज जीतें। क्या कहेंगे मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है?
अयमन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान जो है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इज अ वेरी फाइटिंग प्लेयर, फाइटिंग कैप्टन, और इंशाल्लाह वो इज गोइंग टू फ्रंट फ्रॉम द लीड, लीड करेगा फ्रंट से। बहुत ही कॉन्फिडेंस किस्म का बंदा है, जान लगाने वाला बंदा है। ऑस्ट्रेलिया का टूर, ये जो टूर है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप जितने भी अपने टीम को लेके जा रहे हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको आपने चांस नहीं दिया हुआ, उनको आप उधर आजमा सकते हैं अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आपका टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन आपने इन सब प्लेयर्स को उधर आप चांस दें उनको, और देखें, आजमाएं कि उनकी कारकर्दगी कैसी है। नंबर 2, आपको ये भी देखना है कि आपके स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं आप। कई लोगों को आपने टेस्ट में चांस दिया है, अब क्या उनको उन्हीं को आप वनडे में चांस या T20 में चांस दे के आप क्या चीज हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए। कल भी यही मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, जब वतन से वो रवाना हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, बड़े अज़म के साथ वो कह रहे थे कि हम यंग टीम है और कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दें। और फिर साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है नौजवान खिलाड़ियों की, जिन पे हम ऑस्ट्रेलिया में निसार करेंगे, नौजवानों को मौका मिला है, और चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम यंग ब्लड तैयार भी कर रहे हैं, सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन तैयार करेंगे जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमारे पास है, आसानी हो सिलेक्शन के लिए। तो एक अच्छा फैसला उनका तो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन के हवाले से अगर थोड़ी सी हम बात कर लें, तो उनके आज ही मोहसिन नकवी साहब है, कल जब वो खिलाड़ियों से मिल रहे थे तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि गैरी क्रिस्टन से जो उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुआहदा था, उन्होंने गैरी क्रिस्टन ने खुद खत्म किया। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आप समझते हैं कि यही सब कुछ हुआ होगा या अंदरूनी कहानी कुछ और भी है? नहीं, अंदरूनी कहानी तो सामने आएगी नहीं ना। सच तो हमारे मीडिया पे आना जो है वो तो कुफर है। देखे, आपको गैरी क्रिस्टन ने ये जिम्मेदारी ली थी, उसने जिम्मेदारी छोड़ी है, तो ये चीज सामने आ जाए ना। अगर आपके बोर्ड के चेयरमैन जो भी है करता करता वो ये बता रहे हैं कि ये इस वजह से छोड़ी है, तो दूसरी तरफ से गैरी क्रिस्टन का भी बयान लेना, उसको लेके आए टेलीविजन पर, मीडिया पे लेके आए, ताकि वो बता सके कि भाई ये प्रॉब्लम थी। तो फिर आपको पता चलेगा ना सच कौन बोल रहा है। एक्चुअल जो बात ये है वो यही है कि ये हमारे साथ जो है प्रॉब्लम रही है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, हमारे बोर्ड के अंदर, जो भी वो सारी चीजें जो है वो ऊपर आ जाएगी ना, सामने आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें इतनी आसानी से कह देना, एक तरफा बयान दे देना, तो ये तो रीजनेबल चीज नहीं है। आपको दोनों साइड की बातें सुननी है, दोनों तरफा बयान देखें आप, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, फिर आप फैसला करेंगे ना। जब कोई भी जो इन दोनों की बातें सुनेगा तो उसके बाद ही कोई फैसले वाकई तौर पे कोई फैसला कर सकेगा। बिल्कुल फैसला कर सकेगा। और अभी मैं यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी साहब स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, और इनसे मैं नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से भी बात कर रहा था, और साथ साथ नौजवान फील्डिंग कोच मोहम्मद मसरूर के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लेकिन आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं और मोहम्मद मसरूर को आप अच्छी तरह जानते भी होंगे। बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त फील्डिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे अंडर 19 पाकिस्तान शाइन के, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी वो पाकिस्तान की टीम के साथ मुंसलिक रहे, और ग्लेप्सी की बाकायदा सिफारिश पर वो जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर के लिए पाकिस्तान के फील्डिंग कोच मुकर्रर हुए हैं। जहां यंग खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं कि यंग ब्लड जो लोग हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, जो जिम्मेदारियां जानते हैं, कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देना जानते हैं, उन्हें भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौका दे रहा है। इससे कितने एग्री करेंगे आप मेरी बात से कि थोड़ा सा अब जो है जो दीवार होती है ना, वो दीवार जो है दरवाजों को खोल दिया गया दीवारों के साथ साथ? देखिए, ये कोचेस वगैरह को जो है ना, आपको बिल्कुल चांसेस देने चाहिए। अपने मुल्क के ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर मुल्की जो है वही कोई बहुत बड़े कोई एक्सपर्ट्स होते हैं, नहीं, हम लोग में भी आपको बहुत सारे एक्सपर्ट नजर आएंगे। तो आप इन लोगों को जब तक चांस नहीं देंगे तो फिर आपको कैसे अंदाजा होगा कि हमारे पास जो है, हमारे भी ऐसे कोचेज हैं जो ये चीज जो है अपने खिलाड़ियों के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि फील्डिंग का एक ऐसा शोबा है, देखें, फील्डिंग के अंदर इंसान को अपने तौर पे बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो हमारे जो भी खिलाड़ी हैं वो उनमें ये जज्बा और ये एफर्ट्स उनको दिखाने पड़ेंगे, उनको ये जज्बा लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भाई देखिए हम लोग जान लगा के फील्डिंग कर रहे हैं। और बकायदा दूसरी बात है कैचेस। अब देखें, आपने टेस्ट सीरीज में देखा कैचेस के अंदर, मैं नाम लूंगा सऊद शकील का, वो उनको स्वीपर बाउंड्री पे खड़ा किया हुआ था।
स्वीपर बाउंड्री पे खड़े करने का मतलब ये है कि कैच, आपने देखा लोग जो 6 को बचाते हुए कैच पकड़ लेते हैं और एक टांग बाहर पकड़ के, तो वो 2 फीट अंदर खड़े हुए थे। ये चीजें जो है ना, ये थोड़े खिलाड़ियों को खुद भी नो हाउ होनी चाहिए। इतनी क्रिकेट आप खेल चुके हैं कि हम, अगर किसी ने हमें स्वीपर यानी बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया हुआ है तो उसका कोई मकसद है, क्योंकि बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर ही आप जज कर सकते हैं ना ये बॉल कहाँ रही है। अगर उस वक्त साउथ शकील 2 फीट भी पीछे होते तो वो आराम से जज कर लेते, वो क्या उनसे जो है वो नहीं छूटता। तो ये चीजें, सारी चीजें जो है बहुत अहमियत की हामिल है। चले, और बड़ी आप अहमियत की हामिल है, अच्छी बात आप कर रहे हैं यहाँ पर हारून नासिर साहब है, क्योंकि आपने सऊद शकील का जिक्र कर लिया है। 280 रन स्कोर किए हैं इसे टेस्ट सीरीज के अंदर। सऊद शकील ने एक सेंचुरी भी स्कोर की है और साथ साथ अच्छे बैटर्स के तौर पर नुमाया होकर आए हैं सामने पाकिस्तान के लिए। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो आज जारी हुई है उसमें भी वो 7वें नंबर पर है मौजूद। और आप क्या कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे टॉप 10 में बैटर्स नहीं थे, फिर बाबर हमारे पास बाहर हो गए, 19 पे थे और टेस्ट रैंकिंग में अब 18वीं पोजीशन पर आ गए। तो एक अच्छा शुगुन है कि टॉप 10 के अंदर अब पाकिस्तानी बैटर एक मौजूद है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो जो हम टेस्ट जीते हैं उसमें अगर उनको मैन ऑफ द मैच दिया है तो विदाउट एनी डाउट उसने जो इनिंग खेली है वो नाकाबिले तहसीन जो है उसने इनिंग खेली है। तो उसका तो आप जितना जिक्र करें उतना कम है। उसने एक बहुत ही उम्दा किस्म की इनिंग और मैच विनिंग इनिंग खेली है उसने। इसी कारकर्दगी पर ही तो उसको मैन ऑफ द मैच मिला है। तो मेरे ख्याल में उसका ये हमारी ये जो टॉप 10 वाली बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल यकीनन एक खुशाइन बात है कि उसमें सऊद शकील का नाम आ गया है। और हमारे दूसरे प्लेयर्स को भी वो चाहिए कि इसी तरह से वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, बिल्कुल इसी तरह अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। हारून नासिर साहब आपसे मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि खिलाड़ियों के हवाले से बात हो रही है और खासकर पाकिस्तान की यंग ब्लड टीम ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे पे मौजूद रहेगी। और इसमें हम देखते हैं कि एक विकेट कीपर जो है जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है। और हसीबुल्लाह के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े यंग, और अगर हम देखें तो अंडर 19 की सतह से और डोमेस्टिक सीजन से उम्दा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। अब उन्हें सिला भी मिलने जा रहा है। आप समझते हैं कि एक नौजवान विकेट कीपर को तो आपने मौका दे दिया, लेकिन एक कुछ अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ ग्रूम करने वाले पाकिस्तान टीम शाहीन के कप्तान मोहम्मद हारिस को आपने नज़रअंदाज कर दिया? देखिए, मैं मोहम्मद हारिस के ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि आप नए जितने भी नए यंगस्टर्स हैं इनको आप इसी तो टूर पे आप चांस देंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे। अपने होम ग्राउंड और होम ग्राउंड के अंदर जो है ना एक चांस देना एक दूसरी किस्म का मतलब के सिलसिला है। लेकिन जब आप बाहर मुल्क में जाते हैं, उधर इन लोग बच्चों को चांस देते हैं, उधर उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। आपको बिल्कुल इन यंगस्टर्स को उधर मौका देना चाहिए, उनको ट्राई करना चाहिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्योंकि उधर की विकेट्स जो है ना वो बड़ी तेज बाउंसी विकेट्स होती है। हमारी विकेट्स के ऊपर एक कंप्लीटली डिफरेंट किस्म का ये सिचुएशन होती है। तो आपको इन सब यंग खिलाड़ियों को, सम प्लेयर्स को, फील्डर्स, बैट्समैन, बॉलर्स, ये आपके विकेट कीपर, इन सबको जिन को आप चांस देना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, आपके पास एक सुनहरी मौका है बिफोर द चैंपियन ट्रॉफी, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी आपका असल टारगेट है। तो जितने अच्छे लड़के आप उसके अंदर से आपको मिल सकेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दे सकेंगे। चलें, हारून नासिर साहब आप कह रहे हैं कि जितने यंग ब्लड को चांस मिलेगा उनसे परफॉर्मेंस लेकर आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए अच्छे बैटर्स, बॉलर्स और फील्डर्स निकाल सकते हैं, अच्छे विकेट कीपर निकाल सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल अब करीब है, पाकिस्तान में तमाम ग्राउंड्स की तामीराती काम का सिलसिला भी जारी है। साथ साथ है, क्योंकि मैं इंडिया की टीम के हवाले से ज़रूर पूछूंगा कि इंडिया की टीम, अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान ज़रूर आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने, लेकिन स्टे नहीं करेगी। आप समझते हैं कि स्टे करे ना करे, लेकिन अगर वो मैचेस खेलने भी आ जाती है तो शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान के होम जो शायकीन क्रिकेट हैं वो यहाँ पर इंजॉय कर सकेंगे भारत और पाकिस्तान का मैच। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे क्रिकेट के लिए, हमारे मुल्क के लिए। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि इंडिया जो है वो इधर खेलेगा, वो स्टे ना करे उसकी कोई फर्क की बात नहीं है, वो सेकेंडरी चीज है। इंडिया इधर आके खेल रहा है मैचेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो कहीं भी ठहरे, वो कहीं भी रहे, वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया इतने अरसे बाद पाकिस्तान आके वो मैचेस खेलेगा और खेल रहा है, ये एक बहुत बड़ा बिग ब्रेक थ्रू है हमारे क्रिकेट के लिए और आईसीसी के लिए। चलें, आईसीसी के लिए, लेकिन शायकीन क्रिकेट के हवाले से क्या कहेंगे? शायद दोनों ममालिक के शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज भी हो, वनडे भी हो, T20 भी हो। आप समझते हैं कि ताल्लुकात कुछ अब बहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं?
देखिए हमारे शाकीन सिर्फ एक जन नहीं चाहते, वो दीवाने हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान की और इंडिया की हो। तो मेरा ख्याल में ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो इधर अब क्रिकेट वगैरह होगी, सिलसिला शुरू होगा। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता और जो दुश्वारियां हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली वो भी खत्म होनी नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल में ये एक अच्छी चीज है और इसको हमें एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव हमें इस तरीके पे से बहुत देखना ज्यादा चाहिए। हारून negative नासिर साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, ये जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं और मैं यही इनसे भी पूछना चाहूंगा, दोनों ममालिक के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको कितना मजा आएगा जब मैचेस है। और हारून नासिर साहब कह रहे हैं कि कहीं भी इंडियन टीम में ठहरे लेकिन मैचेस वो पाकिस्तान में खेल लेगी और दोनों के मैचेस होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि दोनों टीमों के जो शायकीन क्रिकेट है वो भी होम ग्राउंड पे अपने मैचेस, पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट होम ग्राउंड पर मैचेस देख सकेंगे। नहीं मोइन भाई, मैं इससे एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में मैच खेले और स्टे यहाँ ना करे। ये हो नहीं सकता। जब निकाह हो गया है तो आपको जो है ना शौहर के घर पे ही रहना है। सीधी सी बात यह है। बकाया ये है कि पाकिस्तान के शायकीन और इंडिया के शायकीन वो दुनिया के किसी भी कोने हो, वो हमेशा से चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो है ख़ासकर क्रिकेट मैचेस जो है होने चाहिए, बल्कि इनकी बाहमी सीरीज़ हो जाए। पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, ये होना चाहिए। देखिए अवाम पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा चाहती है, लेकिन इंडियन अवाम भी जो है वो भी यही चाहती है कि हमारी टीम पाकिस्तान जाए, वहाँ जाकर खेले और पाकिस्तानी टीम इंडिया में आए, हम जो पाकिस्तानी स्टार है उनको नज़दीक से देखने का मौका मिले। इसी तरह हमारे भी शायकीन यही चाहते हैं। लेकिन अब ये इंडिया के क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि भाई अब आपको जो है सियासत से जो है इन खेलों को अलग कर दे। बहुत हो गया, सियासत कितनी करेंगे, सारी दुनिया तबाही के दहाने की तरफ जा रही है और जहां स्पोर्ट्स हो रहा है वहां बिल्कुल अमन शांति है। तो भाई आप स्पोर्ट्स की तरफ आए, इन सारी चीज़ों को छोड़ें। अगर आप पाकिस्तान में आकर मैचेस खेल रहे हैं तो जब पाकिस्तान में दुनिया भर की इंटरनेशनल टीमें स्टे कर रही हैं तो आपको स्टे करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको तो सिक्योरिटी जो है, जितनी भी टीमें आती हैं उन्हें प्रोटोकॉल, सदारती प्रोटोकॉल दिया जाता है। हम तो इतने मेहमान नवाज हैं और इंडिया की टीम अगर आएगी तो उसकी तो और हम ज्यादा मेहमान नवाजी करेंगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ, जिस तरीके से शायकीन चाह रहे हैं कि इंडिया को पूरा टूर्नामेंट जो जितने भी उनके मैचेस हैं जब तक पाकिस्तान में हो रहा है चैंपियन ट्रॉफी, तो पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। चले पाकिस्तान में ही रहना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी के दौरान इंडियन टीम को। हारून नासिर साहब की तरफ वापस आता हूं। हारून नासिर साहब एक ऐसा क्रिकेटर है जिसको शायद हम आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं या फिर वो खुद ही अपने आप को साइडलाइन करता दिखाई दे रहा है। मैं सरफराज अहमद के हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रिलीज किया गया था इंग्लैंड के बाद, हमने देखा कि वो कैद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए, और सरफराज अहमद अब कैद-ए-आज़म ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे हैं। आप समझते हैं कि उनका कैरियर अब अख्ताम पर है या फिर सरफराज को खुद ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? देखिए सरफराज जो है ना, एक वो वाहिद विकेट कीपर था जो बहुत ही, जिसमें मैंने उसमें इस किस्म की चीजें मैंने देखी हैं कि बैटिंग के अंदर वो बड़ा एग्रेसिव किस्म का बैट्समैन होता था, ठीक है। और उसने कभी बिना खौफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वर्ल्ड कप में हमने वन डाउन वगैरह भेजा, शायद वन डाउन भेजा, जी हाँ। तो उसने किसी किस्म का कोई खौफ अपने ऊपर तारी नहीं होने दी। ये कहना कि उसका कैरियर ओवर हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी वक्त भी कम बैक कर सकता है। वो बड़ा टैलेंटेड किस्म का विकेट कीपर भी है और बैट्समैन भी है। और अरे उसने हमारे एज अ कैप्टन 11 T20 सीरीज जिताई है जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ। और इसके अलावा अगर हम उसको ये बोले कि उसको अब क्या किन वजूहात पे उसको नहीं सिलेक्ट किया गया, ये एक अलग बहस है, हम उस बहस में नहीं जाते। लेकिन ये कहना कि अब उसका नहीं कैरियर जो है खत्म हो रहा है या फिर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी स्टेज के ऊपर ये हिम्मत नहीं आनी चाहिए कि मेरा कैरियर जो है वो ओवर हो चुका है या मुझे सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। माजी में बहुत सारे ऐसे प्लेयरों के साथ हुआ हुआ है। आप देख लें उसको फवाद आलम को, उसको किस स्टेज पे उन्होंने वापस बुलाया, उसने अपनी कारकर्दगी शो की। तो ये कहना कि आप फिर बर्दाश्ता होकर या वो ले लें, रिटायरमेंट ले लें या वो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल हिम्मत दिखानी चाहिए सिर्फ यहाँ पर आप कह रहे हैं। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और आकिब जावेद के हवाले से कि आकिब जावेद जब से पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने हैं और जिस तरह वो फैसले ले रहे हैं, बड़े बोल्ड फैसले भी ले रहे हैं और साथ साथ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती की अलामत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बनकर सामने आए हैं। कितना एग्री करेंगे फिर इस बात से आप? आकिब जावेद की जितनी तारीफ की जाए कम है कि
क्योंकि देखें इतने पिछले 5-6 साल से हमने एक सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन आया, कौन कौन गया, क्या कितनी फतवात हमने हासिल की है, वो भी हमारे सामने है। इस मौके पर आकिब जावेद ने आके एक नई रूप फूकी है। उसने बताया कि भाई अगर देखें हर मुल्क के अंदर, हर मुल्क का ये एक उनका राइट होता है कि वो अपने अपने मुल्क के हिसाब से अपनी विकेट्स वगैरह बनाते हैं और फतवा हासिल करते हैं। इंडिया को ले लिया आप, श्रीलंका को ले लिया, ऑस्ट्रेलियंस को ले लिया आप, इंग्लैंड को ले लें, तो उन्होंने एकदम ये पहला टेस्ट इतनी बुरी तरह हारने के बाद एकदम से उनकी एक सोच तब्दील हुई और एकदम वो ये चीजें उन्होंने क्रिएट की है पाकिस्तान के अंदर, जिसका रिजल्ट क्या आया है आप सबने देख लिया। तो बिल्कुल आकिब जावेद और बड़ा फाइटर किस्म का आपको आकिब जावेद का जब आप नाम लेते हैं तो वो आकिब जावेद का वो कैच नहीं आपको भूलना चाहिए जिसने वर्ल्ड कप में बिल्कुल। और आखिरी कैच था वो जिस तरह उन्होंने लिया था, पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी। और आप मेरे साथ ही टेलीफोन लाइन पर हैं और आकिब के हवाले से बात हो रही है। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, काफ़ी रिसर्च करते हैं आकिब पे और आकिब की हर चीज़ पे उनकी नज़र है। जावेद साहब क्या कहेंगे आकिब के लिए? और मैंने जिस तरह इनसे कहा कि नई रूह फूंक दी है आकिब जावेद ने पाकिस्तानी टीम के अंदर, फिर सिलेक्शन में उन नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी रूह फूंक दिया है जो परफॉर्म कर रहे थे लेकिन टीम से बाहर रहते थे, उन्हें मौका नहीं दिया जाता था। अब तो देखते हैं उन्हें मौका भी मिल रहा है। तो आकिब को आप कितना अप्रिशिएट करेंगे? देखिए हुमायूं भाई, आकिब के तो जो उसने आकर पाकिस्तान टीम को रिजल्ट दिए वो बोल रहे हैं। आप दोनों टेस्ट देख लें, आकिब जावेद को जैसे ही आप लेकर आए हैं तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट में एक नई रूह फूंक दी है, तो वो टीम ने जो कारकर्दगी दिखाई है और फिर जो सीरीज जीती इतने अरसे बाद, 3.5 साल बाद, तो आकिब जावेद की सलाहियतों का मुंह बोलता इजहार है। और फिर आप उनकी टेक्निक देखें कि किस तरीके से वो विकेट को रीड कर रहे थे और किस तरीके से हीटर लगाकर, फैंस लगाकर उन्होंने एक बैटिंग पैराडाइज के जो देखिए नेचर चेंज नहीं होती, लेकिन पिंडी की विकेट की नेचर चेंज कर दी आकिब जावेद ने। ये देखिए वो एक्सपीरियंस तो था उसके पास। और फिर थ्रू आउट अगर ग्रास रूट लेवल से वो लाहौर कलंदर्स के लिए जो है वो मुल्क के कोने कोने में, गांव गांव में जाकर, शहरों में जाकर एक टैलेंट तलाश करके ला रहे थे अपने फ्रेंचाइज के लिए। तो इसी तरीके से जब लाहौर कलंदर से 3 से 4 प्लेयर हैं हमारी नेशनल टीम में भी है। देखिए आकिब जावेद की सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है जब इस मकाम पे बंदा आ जाता है ना तो फिर वो अपनी एक अना के हॉल में जो है ना कायद हो जाता है। अगर इन चीजों में आकिब जावेद नहीं जाते हैं और जो मेरिट पे जिस तरीके से देखिए अभी नए लड़कों को चांस दिया है, तो ये भी आकिब जावेद के क्रेडिट पे जाएगा कि उन्होंने नए लड़कों को अभी देखे, यंग और जूनियर जो लड़के हैं वो भी हमारे सीनियर प्लेयर के साथ खेलेंगे और ग्रूम होंगे, ऑस्ट्रेलिया में सीखेंगे और यही चीजें हैं। लेकिन अभी मैं यही कह रहा हूं कि आकिब जावेद जिस तरीके से मुखलिसाना तौर पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर रहा है, इसी तरीके से करता रहे। अगर उन्होंने जो है जरा भी, जैसे बाबर आजम बहुत बड़ा हमारा आकिब पे आपने काफी बात की है और आकिब ने एक ऐसे खिलाड़ी ऑलराउंडर को सिलेक्ट किया, उसके हवाले से जरूर मैं बात करूंगा। गुमनाम सा था और ऐसा लगता था कि शायद उसे पहचानता कोई नहीं है, जिम्बाब्वे के दौरे के लिए सिलेक्ट हुआ ऑलराउंडर, उस हवाले से ज़रूर बात करूंगा। शायद उसकी नज़रें कहीं तक नहीं पहुंची थी किसी की, लेकिन आकिब की नज़रें वहां तक पहुंची और आकिब ने अहमद दानियाल को सिलेक्ट किया है। और अहमद दानियाल के हवाले से क्या कहेंगे जो जिम्बाब्वे के दौरे के लिए वनडे और T20 दोनों टीम में शामिल है? बिल्कुल, देखें ये अहमद दानियाल जो है पिछले 2 साल से बिल्कुल मुसलसल जो है तसलसल के साथ जो है लीग्स क्रिकेट हो या पाकिस्तान वनडे कप हो या पाकिस्तानी की डोमेस्टिक हो, वो लड़का परफॉर्म कर रहा था। इवन के जो दुबई में T10 लीग होती सबसे बेस्ट बॉलर था उसका। तो आप यहाँ से देखें कि आकिब जावेद जो है वो कहते हैं ना एक देखने वाली आंख होती है, तो इनकी टैलेंट को देखने वाली ऐसी आंख थी कि इन्होंने अहमद दानियाल को उठा के फौरन से बेहतर टीम में सिलेक्ट करी और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए, एक अहम दौरे के लिए उसको बैरूनी दौरा दे दिया। तो यहाँ से आप उनका सलाहियतों का अंदाजा लगाएं कि आकिब जावेद बहुत नजरशनास है, वो क्रिकेट के मामलों को जो है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से समझता है। ग्रास रूट लेवल से जो लड़का परफॉर्म कर रहा होता है उस पर बड़ी गहरी नजर होती है आकिब जावेद की। और हारून नासिर साहब से यही मैं पूछना चाहूंगा। हारून नासिर साहब है, ग्रास रूट लेवल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहां कोई लड़का परफॉर्म कर रहा होता है तो ये काम होता है सिलेक्टर का, उनको अपनी निगाहों में रखे और आकिब के अंदर ये निगाहें जरूर मौजूद हैं। क्या कहेंगे आकिब के मजीद हवाले से? देखिए आकिब जो था वो लॉर्ड कैलेंडर की जो इतना बड़ा सक्सेस उसको मिला है थ्रू आउट, उसके पीछे किसका हाथ है? आकिब जावेद का। आकिब जावेद ने बड़ा अहम रोल अदा किया उसके अंदर। और हमने देखा है कि लाहौर कलंदर के हालांकि उस टीम के अंदर कोई इतने खास बड़े बड़े नाम नहीं थे,
लेकिन उसने उनको 2 दफा चैंपियन बनवाया है लाहौर कलंदर्स को। जी। तो अब आप देखिए ना कि ये इसके पीछे कौन, आकिब जावेद, और आकिब जावेद लो प्रोफाइल वाला बंदा है और उसने लोगों को और वो चांस देगा। और मेरा ख्याल में जिन जिन लड़कों को अभी तक चांस नहीं मिला, ये हमारे पास एक बहुत ही सुनहरी मौका में मिल रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे के अंदर हम इन सारे नए प्लेयर्स को हम चांस दे देंगे। अच्छा, सिलेक्शन का म्यार आप क्या देख रहे हैं? आपने थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में सीनियर जूनियर का मिलाप रखा, जिम्बाब्वे के लिए आपने थोड़ा सा यंग ब्लड को ज्यादा आपने चांस दे दिया। आप समझे बेहतर फैसला है आकिब का यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के? यकीनन बहुत बेहतर फैसला है। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ताकतवर टीम है और जिम्बाब्वे की उतनी कमजोर टीम है। तो आपने अपने कमजोर टीम के खिलाफ अपने नए लड़कों को अपने चांस देना है, ये आपने करना है ना। आपकी स्ट्रेटेजी यही होगी। आपने हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अच्छे टैलेंटेड प्लेयर अगर निकलकर सामने आ जाएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कप्तान भी मुतमईन नजर आ रहे हैं कि अगर हार जीत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2-4 प्लेयर अच्छे चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमें मिल जाते हैं तो वो चीज ज्यादा खुशाइंद है। यकीनन अगर हमें अपना नया टैलेंट नजर आ जाता है तो मेरे ख्याल में इससे भी तो कोई बात होगी। सारे लॉट्स को उधर ट्राई करके हमें उनमें से निकालना है, क्योंकि देखिए मैं फिर उसी बात पर आता हूँ, हमारा टारगेट जो है वो चैंपियन ट्रॉफी है। हमें देखना है कि कौन कौन से लड़के, कौन कौन से प्लेयर्स, बॉलर्स, फील्डर्स, सारे फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, कौन कौन से फिजिबल होंगे, किन किन को हम ले सकते हैं। साजिद और नुमान के अलावा देखिए, साजिद और नुमान को हमने चांस दिया, अब हमें और भी देखते हैं। तो ये एक मौका मिल रहा है आपको, और फिर हमारा चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रही है। हमें इधर की विकेट्स का अंदाजा है और हमें इधर की विकेट्स कैसे बनानी चाहिए इसका भी हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया। हर मुल्क के पास ये राइट होता है कि वो अपने मुल्क के अंदर अपनी विकेट की, अपनी हेल्पफुल जो की टीम को मतलब के फायदा पहुंचा सके, उस किस्म की विकेट्स बनाए। तो हमें बिल्कुल अपने इन चीजों से जो है हमें फायदा उठाना चाहिए। और मेरा ख्याल में नए लॉट्स, नए जितने भी प्लेयर, इनको चांस दे देके हमें इनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमें डेवलप करना चाहिए। चलिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होता हुआ दिखाई देगा हारून नासिर साहब, लेकिन एक प्रॉब्लम थोड़ी सी हमें आ रही है ओपनर पेयर के अंदर। और आप समझते हैं जहां ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए अब अब्दुल्ला शफीक शामिल है, वहां आप इमामुल हक को एक दफा फिर ट्राई कर लेते तो ज्यादा बेहतर हो। थोड़े से सीनियर थे इमामुल हक। बिल्कुल सही बात है आपकी बात। देखिए आपने इमामुल हक का नाम दिया, क्यों नहीं इमामुल हक आप ट्राई कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आपने इतने लोगों को ट्राई कर लिया है तो उसके बाद आप उसको चांस दे सकते हैं ना, बिल्कुल चांस दे सकते हैं। उसके अंदर ये टैलेंट है, उसका जो उसकी कारकर्दगी है वो हमारे सामने है, हम उसको बिल्कुल चांस दे सकते हैं। हम ये जिस तरह से औरों को हमने चांस दे के ट्राई किया है, इस तरह से बैक टू पवेलियन उसको हम वापस लेके आ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको चांस दे सकते हैं, और उसमें है टैलेंट और वो कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल टैलेंट मौजूद है, लेकिन हमने एक T20 में हमने एक ऐसे बॉलर को भी मिस किया है अब तक। उसकी सिलेक्टर्स आकिब जावेद शायद अब तक उसे अच्छी तरीके से भाप पाए हैं, हालांकि उनके ही फ्रेंचाइज से वो खेलता रहा है। यहाँ पर मैं जमान खान की बात करूंगा, दुनिया भर की लीग वो खेलते हैं और इससे T20 सीरीज के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे हैं उनको शायद शामिल नहीं किया गया। क्या कहेंगे इसके हवाले से जमान के? यार देखिए, जमान जो है ना वो बहुत ही अच्छा बॉलर है और बड़ा टैलेंटेड बॉलर है। और स्पेशली जमान खान का जब नाम आता है ना तो उसके एक्शन पे सबसे पहली बात होनी चाहिए। उसका एक्शन जो है ना उसको रीड करना बड़ा मुश्किल है। तो अब सिलेक्शन कमेटी ने उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया, ये एक दूसरी बहस है। ये क्या किन वजूहत पे उसको उन्होंने रेस्ट दिया है या उसको सिलेक्ट नहीं किया, ये एक दूसरी बहस है। लेकिन जमान खान एक बड़ा टैलेंटेड किस्म का बॉलर है, उसका एक्शन जो है बड़ा डिफिकल्ट है। आपको पता है स्लिंगिंग जो भी जिन बॉलर्स के स्लिंगिंग एक्शन रहे हैं वो बड़े डिफिकल्ट रहे हैं। बिल्कुल, मलंगा को आप देख रहे कि जिस किस्म की विकेट लेता था, जिस किस्म की स्लो वन करता था, और मलंगे के बिल्कुल मुनासिबत रखने वाला ये हमारे पास बॉलर मौजूद है जमान खान, तो हम इससे फायदा भी ले सकते हैं। और डेड ओवर्स का सबसे अच्छा बॉलर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अब ये है कि इसको इस टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, उसकी क्या वजूहत है, उसके ऊपर कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टीम गया पूछना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी से पूछना चाहिए कि भाई क्या किन वजूहत पे आपने इसको नजरअंदाज किया या इसको टेस्ट दिया है या इसको ड्रॉप किया है। तो इसकी बेहतर वजूहत जो है वो तो सिलेक्शन कमेटी, चले बेहतर वजूहत सिलेक्शन कमेटी ही बता सकती है। हारून नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे हारून नासिर साहब। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपकी तरफ वापस आता हूँ और बात करूंगा
क्योंकि सिलेक्शन सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से भी, और जिन प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्टैक्ट दिया गया, आप समझते हैं बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें सेंट्रल कॉन्टैक्ट से फारिग कर दिया गया है, शायद उसमें 2-4 सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो एक बेहतर फैसला आपको लगता है कि यहाँ पर पीसीबी करती दिखाई दी है? नहीं मोइन भाई, देखें 2-4 प्लेयर के साथ तो बिल्कुल ही आप देख लें ना, अभी जमान खान की हम बात कर रहे हैं, उन्हें सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं दिया। लेकिन अगर आप जिनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट दिया उनमें से एक नाम है शादाब खान का। अब शादाब खान जिस पाए का प्लेयर है, देखिए उसको T20 और वनडे फॉर्मेट का ही हम प्लेयर समझते थे। जब टीम अनाउंस हुई उनका तो नाम है ही नहीं, ना वनडे में ना T20 में। तो उनको मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि शादाब खान को किस बिना पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? आया कि उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी है कि अब वो दोबारा कमबैक टीम में कर सकते हैं? अगर उन्होंने कमबैक करना होता, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाता तो समझ में आने वाली बात थी। लेकिन ये कि जब उनका कोई रोल ही नहीं है टीम में, जब वो ना T20 में ना वनडे में, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी समझ में। और बकाया जमान खान डिज़र्व कर रहा था, जैसे इफ्तिखार को नहीं दिया आपने, और भी 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अपनी पॉलिसी है, उसके तहत जो है उन्होंने एक मखसूस प्लेयर से 25 सिर्फ उन्हीं को ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन ये कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और प्लेयरों को भी देना चाहिए था, क्योंकि आपके प्लेयरों की जो है ये रोजी लगी हुई थी। अब ये है कि जो नए लड़के तो 2-3 आए हैं, बकाया तो ही पुराने जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया हुआ था। और अभी वुमेन्स क्रिकेट टीम का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। पहले आपने जो है ग्रास रूट लेवल के क्लब से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो है उन प्लेयर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना था, अभी तक उसकी कोई पॉलिसी नहीं आई। ये चंद एक ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है इस पर जो है जल्द से जल्द अमल दरामद करना चाहिए, और ग्रास रूट लेवल के जो प्लेयर आ रहे हैं उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ही नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था मोइन भाई। बिल्कुल सेंट्रल कॉन्टैक्ट मिला हुआ था और इन्हें सेंट्रल कॉन्टैक्ट से फारिग कर दिया गया है। ये सब कुछ आज हम बात कर रहे थे अपने शो के अंदर। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और टेलीफोन लाइन पे हारून नासिर साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और वेटरन क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह दोनों हज़रात ने आज अपने तज़किये दिए हैं, और यकीनन नाज़रीन को भी ज़रूर पसंद आएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।